सब जानते हैं डॉल्टन लॉ पढ़ा था, उस पर हम क्वेश्चन भी किए थे। उसमें थोड़ी सी एक आधी चीज और बता देता हूँ। देखो, यदि आप किसी कंटेनर है आपके पास, मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है? पानी है, वाटर है, ठीक है, वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे। इस वाटर के ऊपर कोई आप गैस कलेक्ट करो, ठीक है, ये कंटेनर है, क्लोज है, इसके ऊपर कोई आप गैस कलेक्ट करते हो, ठीक है, कोई गैस यहाँ पे प्रेजेंट है, आप कलेक्ट करते हो, तो होता क्या है, जो आपका वाटर है, ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर है, उसके कारण क्या आ जाता है, जो गैस में मॉइस्चर आ जाती है, गैस में क्या आ जाती है, मॉइस्चर आ जाती है। कैसे? जैसे मान लो बारिश के दिनों में क्या होता है, जो हवा होती है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर के कारण इसमें क्या आ जाएगी, थोड़ी मॉइस्चर आ जाएगी, ठीक है, तो उसके कारण आपकी गैस क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, ठीक है, इसके ऊपर जो प्रेशर रहेगा, कौन कौन सा प्रेशर रहेगा, एक तो ड्राई गैस का प्रेशर है ना, पी ड्राई गैस का प्रेशर, प्लस वाटर का वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जिसको हम एक्वस टेंशन के नाम से भी जानते हैं, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, इसको हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं ना, एक्वस टेंशन, ठीक है। तो यदि आप गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हो तो वो गैस क्या हो जाएगी, वेट हो जाती है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर आ जाती है, ठीक है। तो जो वेट गैस का प्रेशर होता है, पी वेट, वो इक्वल टू होता है पी ड्राई गैस का प्रेशर प्लस वाटर का वेपर प्रेशर, ठीक है। वाटर का कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर या एक्वस टेंशन, ठीक है, दोनों का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि आप एक गैस को या दो गैस को या तीन गैस को, जितनी भी गैस है आपके पास, उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी वजह से वो वाटर के ऊपर प्रेजेंट है गैसेस, ठीक है, तो वाटर है, उसके कारण क्या आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगी गैस में, ठीक है, मॉइस्चर का मतलब वो वेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा मॉइस्चर गैस का, है ना, पी वेट गैस का प्रेशर, है ना, जो मॉइस्चर गैस का प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, ड्राई गैस का प्रेशर, है ना, गैस जब ड्राई है तो उसका प्रेशर, है ना, प्लस पी H2O, H2O का मतलब H2 का वेपर प्रेशर, है ना। देखो वाटर की कुछ बूंदे यहाँ पे तो रहेगी ना वेपर स्टेट में, यहाँ पे वाटर थोड़ा बहुत तो यहाँ वेपराइज हो जाएगा ना इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो वाटर का प्रेशर, है ना, वाटर वेपर का प्लस ड्राई गैस का प्रेशर क्या होगा, टोटल वेट गैस का प्रेशर होगा। देखो सीधी सीधी सिंपल सी बात है, किसी गैस को आप पानी से गुजारते हो तो वो क्या हो जाती है, मॉइस्चर आ जाती है उसमें, वो गीली हो जाएगी, ठीक है। अब जो टोटल प्रेशर क्या होगा, जो गीली गैस का प्रेशर होगा, जो वेट गैस का प्रेशर होगा, वो किसके बराबर होगा, ड्राई गैस का प्रेशर प्लस वाटर का वेपर प्रेशर। मॉइस्चर क्यों आती है, वाटर वेपर के कारण। बस इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपके नोट्स में गिवन है, वो आप देख लेना, वहां पे दो गैसेज है, हीलियम और नियोन, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, ठीक है। जब भी एक्वस टेंशन की बात दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, तो एक्चुअली में जो ड्राई गैस का प्रेशर होता है, ठीक है, वो कैसे निकालोगे, वेट गैस का प्रेशर माइनस वाटर का एक्वस टेंशन। इस पे भी आपको कई बार एक दो न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपके नोट्स में और मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है केटीजी, है ना, शॉर्टकट में इसका नाम होता है केटीजी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, वो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए होती है, और ये आपकी फिजिक्स में भी ये सेम थ्योरी आएगी, सेम डेरिवेशन आएगा काइनेटिक गैस इक्वेशन का, ठीक है। केमिस्ट्री पर्पज से मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, वो डेरिवेशन भी कराऊंगा काइनेटिक गैस इक्वेशन का, जो डेरिवेशन आपको बोर्ड में नहीं आएगा ना कोई एग्जाम में आएगा, बस उस डेरिवेशन से जो फॉर्मूला आता है वो आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है, उसको आपको प्रिपेयर करना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ाऊंगा पहले, फिर हम काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, केटीजी की बात करूंगा मैं, ठीक है। इस थ्योरी की क्या है, कुछ अजम्पशंस है, ठीक है, वो अजम्पशन की बात करूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसके कुछ अजम्पशन लेते हैं जो एनसीईआरटी में भी आपके गिवन है, ठीक है, वहां से भी आप एक बार पढ़ सकते हो। तो काइनेटिक थ्योरी के कुछ अजम्पशन है, उन अजम्पशन की बात करते हैं। सबसे पहला अजम्पशन क्या है, एक एक अजम्पशन को मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बारे में क्या चीज है ये भी बताऊंगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, ठीक है, मिस मत करना। तो अजम्पशन में देखो, फर्स्ट अजम्पशन, ठीक है, पहला अजम्पशन क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर assumed to be hard rigid sphere। मतलब क्या है कि एक गैस के मॉलिक्यूल को किस तरह से ट्रीट किया जाता है केटीजी में, एक हार्ड रिजिड स्फीयर की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब क्या होता है हार्ड रिजिड स्फीयर का मतलब क्या होता है, मान लो एक ऐसी बॉल ले लो आप, ठीक है ना, वो इतनी हार्ड है ना, कि आप उसको फर्दर कंप्रेस नहीं कर पाओ, उसको बोलते हैं हार्ड रिजिड स्फीयर, है ना। आपके पास एक बॉल है ना, उसको आप फर्दर कंप्रेस नहीं कर पाओ, उसको बोलेंगे हम हार्ड रिजिड स्फीयर। मतलब क्या है कि आप एक गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब एक कंटेनर में गैस भरी हुई है उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब मान लो ये गैस का छोटा सा मॉलिक्यूल है, अब ऐसा नहीं है आप इसको कंप्रेस करके इसको इतना सा कर दो, नहीं, गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल कंप्रेस हो सकते हैं। जैसे मान लो ये है कंटेनर है, ठीक है, इसमें देखो बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में क्या है, गैप है। जब इसको मैं कंप्रेस करूंगा तो इनके बीच गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो पास आ जाएंगे, है ना, सीधी सीधी बात है। बट एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है इस मॉलिक्यूल को आप कंप्रेस करके इस पे प्रेशर लगा के इसको इतना सा कर दो, नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं हार्ड रिजिड स्फीयर का कंसेप्ट, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड रिजिड स्फीयर। मतलब एक गैस के मॉलिक्यूल को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका फर्स्ट अजम्पशन है, समझ आया। सेकंड अजम्पशन की बात करें हम, सेकंड देखो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। मतलब आप एक सिलेंडर में नाइट्रोजन भर लो, तो उस सिलेंडर में जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, उन सभी मॉलिक्यूल की साइज भी बराबर होगी, उनकी शेप भी एक जैसी होगी, उनका वॉल्यूम भी एक जैसा होगा। मतलब समझ रहे हो कि एक पर्टिकुलर गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी साइज भी सेम होती है, उनकी शेप भी सेम होती है, और उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये बात समझ में आती है आपके, दूसरा पॉइंट समझ में आया। एक पर्टिकुलर गैस के जो मॉलिक्यूल है उनकी साइज शेप क्या होती है, सेम होती है ना। मतलब जैसे हमने डॉल्टन थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। मान लो आपके पास आयरन की रोड है, तो उसमें जो एटम्स है सब एटम एक जैसे है ना। वैसे ही मान लो आपने कोई गैस ले ली, तो उसके सारे मॉलिक्यूल है वो एक जैसे होंगे, किसमें, साइज में, शेप में, वॉल्यूम में, तीनों चीजों में एक जैसे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है नाइट्रोजन गैस है आपके पास, उसके हर मॉलिक्यूल की साइज अलग अलग है, ऐसा नहीं है, शेप अलग अलग है नहीं, वॉल्यूम अलग अलग है नहीं। एक गैस के मॉलिक्यूल है, उन सबका साइज, शेप, वॉल्यूम सब बराबर होगा। समझ में आता है। क्वेश्चन मतलब अजम्पशन नंबर 3 देखो, 3 में देखो, द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन colliding with each other and with the walls of the container and all collisions are elastic। इसका क्या मतलब है, देखो, एक आपने सिलेंडर में मतलब गैस भरी हुई है ना, जैसे रसोई घर में आपके पास सिलेंडर है। अब ऐसा नहीं है वो आपने सिलेंडर में गैस भर दी तो वो एक जगह फिट हो गई, नहीं, गैस के जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो इधर समझ लो, जैसे आपके पास ये कंटेनर है ना, इसमें गैस के पार्टिकल है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल है ना, इस चीज को मैं समझा रहा हूँ। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, है ना, कभी इधर, इससे टकरा गया एक मॉलिक्यूल, फिर इससे टकरा गया, फिर कंटेनर की वॉल से टकरा गया, फिर वो वापस ऐसे आया, ऐसे आया, जिग जैग मोशन,
कंटिन्यूस रैंडम मोशन है, कभी रुकेगी नहीं, ऐसे भागते रहते हैं, ऐसे भागते रहते हैं, है ना। जब भी आप कंटेनर को खोलो तो यहाँ से गैस क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है, ठीक है। मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम का मतलब कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं है, ठीक है, जिधर रास्ता मिला उधर ही निकल रहे हैं, ठीक है, इधर इधर, है ना। ऐसे नहीं है कि रोड पे एक गाड़ी जा रही तो वो रोड ही चलेगी, नहीं, है ना। गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, है ना। और आपस में भी कोलाइड होते हैं और कंटेनर की वॉल पे ही क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, ठीक है। अजम्पशन नंबर 4, ठीक है, क्लियर है। मतलब assumption नंबर 3 क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड विथ द वॉल ऑफ द कंटेनर, है ना। और जितनी भी कोलिजन होगी वो कौन से नेचर की होगी, इलास्टिक होगी। बताओ इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन। हाँ उदय प्रताप तुम्हारा क्वेश्चन है। हाँ डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल है, उनकी डिफरेंट वेलोसिटी होगी, डिफरेंट गैस है ना। अभी वेलोसिटी की बात भी हम करेंगे, ठीक है, आगे जब काइनेटिक गैस इक्वेशन के बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तब भी बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग गैस मॉलिक्यूल की स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग होगी। देखो दो टाइप की कोलिजन होती है फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स पढ़ोगे तो आप वहां पे आएगी, है ना। एक होती है इलास्टिक कोलिजन, एक होती है नॉन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि जो एनर्जी होती है उसका लॉस नहीं होता, ना एनर्जी का गेन होता है ना एनर्जी का लॉस होता है। मतलब ओवरऑल जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है, मतलब सेम रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है, टाइम के साथ। उसको बोला जाता है इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व रहेगी, ठीक है, ना गेन होगा ना लॉस होगा। ऑडियो क्लियर नहीं है, मेरी क्लियर है। हाँ हरजोत सिंह क्या प्रॉब्लम है। हरजोत सिंह, ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ जो अजम्पशन है उसकी बात करें। द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब एक्चुअली में जो गैस का प्रेशर है वो क्यों बनता है ना। गैस है वो प्रेशर क्यों लगाएगी, क्योंकि वो कंटेनर की वॉल पे क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है ना। और इसी कोलिजन के कारण क्या होता है, गैस का प्रेशर होता है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। द प्रेशर ऑफ गैस, है ना, इज ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विथ द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब जिस कंटेनर में आप गैस भरे हुए हैं, ठीक है, तो वो गैस क्या करेगी, उस कंटेनर की वॉल पे क्या करेगी, लगातार कोलिजन करेगी, ठीक है। दैट्स वाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, वही क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये तो हो गए 4 अजम्पशन हमने देख लिए, ठीक है। अब आपको जो लास्ट वाले दोनों अजम्पशन है, आपको ये 4 कम याद हो जरा याद दो, ठीक है, ये चलेगा। बस लास्ट वाले दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। और आगे है ये जो अजम्पशन है वो काम भी आएंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो जो फिफ्थ अजम्पशन है वो क्या है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, नाइदर अट्रैक्शन नो रिपल्सन। केटीजी ये मानती है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होती, ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है ना ही कोई रिपल्सन फोर्स होता है। ये केटीजी का मानना है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये कंसिडर करती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनमें किसी तरह की भी इंटरेक्शन नहीं होती, ना रिपल्सन ना अट्रैक्शन, ठीक है। ये इसका फिफ्थ अजम्पशन है। और सिक्स और जो लास्ट अजम्पशन है वो है the volume of gas molecule is negligible as compared to the volume total volume of the gas। मतलब आप गैस का टोटल वॉल्यूम ले लो और उसके एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ले लो, तो उसका एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है
टोटल वॉल्यूम के सामने कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है ना, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो इस कंटेनर में बहुत सारे गैस के पार्टिकल है ना, अब आप इसमें एक एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम लोगे है ना, और एक पूरे कंटेनर का वॉल्यूम लोगे, मतलब गैस का जो वॉल्यूम लोगे। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा देन वॉल्यूम ऑफ गैस के। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, क्योंकि गैस क्या करती है, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। तो इसका जो फिफ्थ और सिक्स्थ असम्पशन ये था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ना तो कोई अट्रैक्शन होता है ना ही कोई रिपल्शन होता है, और एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के सामने कुछ भी नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, उस चीज को आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। मतलब एक गैस के एक पार्टिकल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से बहुत कम होता है, वेरी वेरी लेस होता है, तो उस चीज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये 6 अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के। ठीक है, अब हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, वो डेरिवेशन आपके फिजिक्स में भी आएगा और यहाँ केमिस्ट्री में भी है। डेरिवेशन केमिस्ट्री में आपको कोई याद नहीं करना है, ना कहीं पे पूछा जाएगा, बट उस डेरिवेशन से जो फॉर्मूला आता है उसको आपको ध्यान रखना है, और डेरिवेशन आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम फिजिक्स के कंसेप्ट यूज करेंगे मोस्टली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन। तो हम बच्चों हम निकालने जा रहे हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें काम आएगी फिजिक्स की। ठीक है, मोमेंटम वगैरह है, फोर्स वगैरह। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है ना, मैं एक कंटेनर को बना रहा हूँ। ठीक है, मैं एक क्यूबिक कंटेनर मान रहा हूँ। कौन सा कंटेनर मान रहा हूँ, क्यूबिक कंटेनर। ठीक है, एक क्यूब की तरह कंटेनर है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, क्यूब तो आप जानते ही हो ना, जिसकी सब एज लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ओके है ना। अब देखो मैं एक्सिस बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिना हम कोई डेरिवेशन नहीं कर सकते है ना, मैथमेटिक्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जानते हो ना आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लो आपका ओरिजिन है। ठीक है, सपोज, तो ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, वाई मान लेता हूँ इसको। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, एक्स एक्सिस है ना। और जेड एक्सिस कौन सी होगी, है ना, ये वाली है ना। ये वाली जो लाइन है इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, जेड एक्सिस। इतना समझ आता है, एक्सिस वाली बात समझ में आई। ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस है, और इस डायरेक्शन में क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई इस फेस के ऊपर है ना, ये वाला फेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो फेस ले रहा हूं मैं, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, दोनों अपोजिट है ना, ये लेफ्ट में ये राइट में है ना। फिलहाल हम यहाँ पे दोनों पे बात करेंगे। तो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है गैस का। ठीक है, ये क्या है, गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द गैस मॉलिक्यूल। ओके, अब देखो इस गैस मॉलिक्यूल के मैं वेलोसिटी या स्पीड के कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ, है ना, वेलोसिटी के कंपोनेंट बना रहा हूँ। ठीक है, देखो एक्स डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा vx। ठीक है, y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो vy होगा। ठीक है, और z डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, vz होगा। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट बना लिए है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, है ना, vx vy vz। यदि ये x एक्सिस की तरफ जाएगा तो उसका वेलोसिटी होगी vx, y एक्सिस में जाएगा तो vy, और z एक्सिस में जाएगा तो vz। हो गया। अब देखो ध्यान से, अब आगे की कहानी देखते हैं हम। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, इस यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पे कोलाइड होगा, यहाँ पे कोलिजन होगी इसकी। ठीक है,
है ना, यहाँ पे कोलाइड आके वापस इस डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, है ना, है ना, यहाँ पे देखो कोलाइड करेगा फिर ये वापस यहाँ पे, फिर कोलाइड करेगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ध्यान दो अब, है ना। तो मैं इस फेस को ऐसे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये फेस की दो बाउंड्री है, दो वाल है, ठीक है ना, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ध्यान रखिए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, है ना, ये लेफ्ट वाले फेस की बाउंड्री है, ये राइट वाले फेस की बाउंड्री है। तो आपका पार्टिकल मान लो पहले यहाँ था, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल मान लो, तो देखो ये कौन सी स्पीड से जाएगा, vx स्पीड से जाएगा, जाएगा। पार्टिकल का मास मान लेते हैं स्मॉल m है ना, पार्टिकल का जो मास है वो स्मॉल m है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कोलिजन करेगा इस स्पेस के ऊपर, करेगा कोलिजन, ठीक है, कोलिजन करके वापस आएगा, ठीक है, ओके। तो कोलिजन करेगा तो मोमेंटम क्रिएट होगा ना, मोमेंटम जानते हो ना आप, बताओ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम फिजिक्स में पढ़ते हो, व्हाट इज मोमेंटम, m इंटू वी, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, ये पार्टिकल इधर टकराएगा पहले, ठीक है, वापस बताओ कौन सी स्पीड से वापस जाएगा, vx से जाएगा या माइनस vx से वापस जाएगा, बताओ, vx से आ रहा है, जाएगा किससे, माइनस vx से, है ना, डायरेक्शन उल्टी होगी ना, ओके, ठीक है। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, टेल मी, चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, मोमेंटम, ठीक है, वो कितना होगा बच्चों, शाबाश, ठीक है, जीरो नहीं होगा, जीरो थोड़ी होगा, पहले वाला मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी mvx, माइनस चेंज निकालना तो माइनस, दूसरा वाला मोमेंटम कितना होगा, माइनस vx से जा रहा है ना इस साइड में, तो क्या होगा, माइनस mvx होगा, दूसरा वाला क्या होगा, कोलिजन करके इधर जाएगा तो कौन सा होगा, माइनस mvx होगा, है ना। अब बताओ कितना आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएंगे 2mvx, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2mvx होगा, ठीक है। हाँ बोल, सर, हाँ बोलो, हेलो सर, हाँ बोलो, सर फर्स्ट की वेलोसिटी वी, हेलो सर, फर्स्ट, हाँ बोलो बोलो, सर फर्स्ट की mvx है ना, मोमेंटम, हाँ मोमेंटम, दूसरे का माइनस mvx है, और उनको, ओके सर, ओके समझ आ गया। दूसरे का माइनस mvx है, ठीक है। तो mvx माइनस माइनस mvx कितना हो जाएगा, 2mvx यहाँ पे हो जाएगा। ये कौन है, कैमरा बंद करना तुम्हारा, ईयरफोन लगा रहा है व्हाइट कलर का, अलमारी तुम्हारे पीछे रखी है। तो mvx माइनस माइनस mvx कितना हो जाएगा, 2mvx हो गया, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम आया है, ठीक है, ओके, यहाँ तक की बात होगी। अब बताओ आपको मोमेंटम पता है, चेंज इन मोमेंटम पता है, तो बताओ फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालोगे आप, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, है ना, मतलब dp अपॉन dt, शाबाश, dp अपॉन dt, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम तो आपके पास आ गया 2mvx, अब बताओ चेंज इन टाइम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो टाइम कौन सा होगा, ध्यान रखो, वो टाइम कौन सा होगा उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वो टाइम कौन सा लेंगे, ठीक है, टाइम लेंगे हम एक फेस पे दो सक्सेसिव कोलिजन वाला, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, इस फेस पे पहले कोलाइड किया इसने, है ना, देखो इधर बना देता हूं मैं छोटा सा, ठीक है, सक्सेसिव कोलिजन, देखो इस पे कोलिजन करेगा, ठीक है, फिर इधर जाएगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा L, फिर यहाँ पे कोलाइड करेगा, फिर दोबारा इस फेस पे आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, L प्लस L कितना करेगा 2L, है ना। देखो आपको एक फेस पे दो सक्सेसिव कोलिजन वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ना, है ना। देखो आप टाइम कैसे निकालते हैं फिजिक्स में, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे, दो सक्सेसिव कोलिजन वाली, है ना, पहले यहाँ पे कोलाइड किया, फिर इधर जाएगा,
तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा एल, दोबारा कोलाइड करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा एल, तो कितनी डिस्टेंस आएगी यहाँ पे 2l, है ना। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो टाइम कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान रहो, डीपी तो आपके पास पड़ा है ना, चेंज इन मोमेंटम तो आ गया, पाथ वो सेम ही फॉलो करेगा, ठीक है, मतलब हम पाथ सेम ही ले रहे हैं, ठीक है। फिलहाल एक मॉलिक्यूल की बात करें तो हम सेम पाथ ले रहे हैं, ठीक है, लगभग सेम पाथ ले रहे हैं, ठीक है। तो डीपी तो आपके पास पड़ा है ना 2 mvx, अब dt कैसे निकालेंगे, है ना, टाइम कैसे निकालोगे आप, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने डिवाइड, डिस्टेंस कवर्ड आया ऊपर लिख दूं, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, ठीक है। हम यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड को एक ही मान रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जरा वेक्टर का यूज नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी होगी कवर 2l, स्पीड कितनी है x डायरेक्शन में vx है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका टाइम आ गया, टाइम क्या होगा 2l अपॉन vx, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, ये टाइम होता है ना, ये तो होता है टाइम। तो फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है, फोर्स कितना होगा, डीपी कितना आया था, डीपी कितना आया था, चेंज इन मोमेंटम कितना था 2mvx, टाइम कितना आ गया 2l अपॉन vx, हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आएगा mvx स्क्वायर अपॉन l, इसको सोल्व करेंगे तो mvx स्क्वायर अपॉन l, अरे स्पीड तो vx है ना, स्पीड और वेलोसिटी हमने एक ही चीज कंसीडर की है, ठीक है, स्पीड इसकी क्या है vx, और डिस्टेंस कौन सी लेनी है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, है ना, वो कैलकुलेट करनी है, वो 2l होगी, ठीक है ना। पहले टकराया फिर वापस उधर जाएगा फिर वापस आएगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर की 2l की, ठीक है। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में डिस्टेंस कौन सी होगी 2l अपॉन vx, ठीक है। तो मैंने फोर्स निकाल लिया, अब ध्यान से देखो इधर, ये समझने वाली बात है, आपका पार्टिकल इस फेस पे फोर्स लगाएगा, है ना, मान लो Fx1 है, ठीक है, यहाँ पे कोलाइड करेगा तो Fx लगाएगा, ठीक है, ऐसे आया यार इधर से, दोबारा इधर जाएगा तो इस फेस पे कितना लगाएगा, मान लो Fx2 लगाएगा, ठीक है ना। तो ये फोर्स और ये फोर्स सेम ही होगा क्योंकि सेम पार्टिकल है ना, दोनों तरफ तो सेम ही फोर्स लगाएगा। तो बताओ एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, इधर भी फोर्स लगाएगा इधर भी फोर्स लगाएगा, बताओ नेट फोर्स कितना होगा एक्स डायरेक्शन में, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, देखते कौन कौन बताता है सही। एफ एक्स क्या होगा, नेट फोर्स कितना होगा, दोनों का सम होगा ना, Fx1 प्लस Fx2, क्या जीरो होगा, बताओ क्या नेट फोर्स जीरो लगाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत बड़ी चीज आ रही है, ठीक है, फिजिक्स की, देखो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नहीं, नेट फोर्स तब जीरो होता जब इसका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन सेम होता, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे मान लो आप खड़े हो, ठीक है, आप हो यहाँ पे, है ना, आप इस दीवार पे अपने हाथों से फोर्स लगा रहे हो सेम टाइम पे, है ना, एक हाथ से इधर से एक हाथ से इधर, क्या आपका नेट फोर्स जीरो है, क्या मुझे बताओ, क्या नेट फोर्स जीरो आएगा, नहीं आएगा। नेट फोर्स जीरो कब आता, जब आपके पास ये कोई बॉडी है ना, इतना ही फोर्स से इधर खींच रहे हो, इतने फोर्स से आप इधर खींच रहे हो, ठीक है, तब नेट फोर्स जीरो होता, ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉडी पे, जबकि है ना ये एक पर्टिकुलर बॉडी है ना, इसको आप इधर खींच रहे हो इसको आप इधर खींच रहे हो, तब आपका नेट फोर्स जीरो होता, है ना। बट यहाँ पे वॉल ऑपोजिट है, बट वॉल दोनों अलग अलग है, ठीक है, एक पहले वाला पार्टिकल इधर फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला पार्ट दूसरी बार आएगा तो इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं लगेगा, इस वाल पे भी फोर्स लगेगा इस पे भी फोर्स लगेगा, ठीक है। यदि ऐसा करता वो, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है वो दोनों अलग अलग है, दोनों वाल है वो अलग अलग है, यहाँ पे ऑपोजिट है वो, ठीक है, ठीक है, बट दोनों वाल क्या है अलग अलग है, इधर फोर्स लगाएगा इधर फोर्स लगाएगा, तो दोनों का क्या होगा सम होगा। जीरो तब होता जब मान लो ये बॉडी है, एक ही वाल है, एक ही चीज है, ये बॉडी एक, मान लो एक ही वाल होती, ये एक वाल है, इतना फोर्स इधर लगा रहा हूँ इतना फोर्स इधर लगा रहा हूँ, ठीक है, तब जीरो हो जाता, ठीक है, एक वाल पे होता ऑपोजिट होता, ठीक है, ये दो अलग अलग वॉल है, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा Fx1 प्लस Fx2, हाँ फोर्स इज
एक्टिंग अपॉन टू डिफरेंट बॉडी। उदय प्रताप सही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो एफ एक्स कितना होगा, दोनों का सम होगा, है ना। नेट फोर्स एक्स में क्या होगा, इधर फोर्स लगाएगा इधर फोर्स लगाएगा, वो कितना आ जाएगा, ये कितना आया था एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, और ये भी कितना आएगा, सेम आएगा एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। तो कितना होगा सम करोगे तो डबल हो जाएगा, 2 एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, है ना। ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स आया, ठीक है। बताओ वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स। सेम चीज में वाई की बात करूं तो वाई डायरेक्शन में कितना होगा, एम वी वाई स्क्वायर अपॉन 2 एम वी वाई स्क्वायर अपॉन एल आ जाएगा, ठीक है। वाई में कितना आ जाएगा, 2 एम वी वाई स्क्वायर अपॉन एल। देखो हमें 3 कंपोनेंट लिए वेलोसिटी के, ठीक है, वी वाई वी एक्स और वी जेड, ठीक है। जैसा एक्स में कैलकुलेट करेंगे वैसा ही वाई में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वाई में कितना हो जाएगा, 2 एम वी वाई स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। जेड में कितना हो जाएगा, 2 एम वी जेड स्क्वायर अपॉन एल, है ना। अब बताओ ओवरऑल नेट फोर्स कितना लगाएगा एक मॉलिक्यूल, टोटल नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों, टोटल नेट फोर्स, टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, तीनों एक्सिस में जो लग रहा है उसका सम हो जाएगा ना, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, है ना। तीनों डायरेक्शन में जो लग रहा है उसका सम हो जाएगा, बस वैल्यू पुट कर दो। तो एफ नेट कितना आएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एम वी एक्स 2 एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2 एम वी वाई स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2 एम वी जेड स्क्वायर अपॉन एल, है ना। कॉमन ले लो, जो चीज कॉमन आती है, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 एम बाई एल क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या हो गया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, है ना। क्या हो गया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इसमें आई कैप जे के कुछ नहीं लगाना, ठीक है। मैंने एक्स वाई डायरेक्शन ले ली, ठीक है। अब आई कैप जे के वाला नहीं लगाना है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि मैंने वी एक्स वी वाई वी जेड ले लिया, ठीक है। तो फॉरगेट, है ना, आई कैप जे के वाली बात मत करना यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज आप ज्यादा कंफ्यूज होगे, ठीक है। फिलहाल हम डेरिवेशन आपके कोई काम का नहीं है, वैसे हमें फॉर्मूला है चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, आया कहाँ से, ठीक है। तो मैं डिटेल में आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे आपको इस डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी केमिस्ट्री में, है ना। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूला मुझे चाहिए वो निकाल रहा हूँ यहाँ ना। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा तो आप कहोगे आया कहाँ से, ठीक है, इसलिए मैं डेरिवेशन यहाँ पे करा रहा हूँ। तो देखो ये जो चीज है, ठीक है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम वी आर एम एस। क्या बोलते हैं, वी आर एम एस स्क्वायर, है ना। आर एम एस यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, देखो आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, है ना। रूट मीन स्क्वायर स्पीड को बोलते हैं हम वी आर एम एस। स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि सारे स्क्वायर में है ना। तो वी आर एम एस क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर। इसके बारे में आपको मैं कल बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में, है ना। वी आर एम एस के बारे में हम कल स्टडी करेंगे, फिलहाल इस चीज को मैंने वी आर एम एस मान लिया, ठीक है। इसको मैं कल बताऊंगा आपको वी आर एम एस होती क्या है, कल हम वी आर एम एस की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एफ क्या आया आपका, 2 एम अपॉन एल, है ना, और इसको मैंने क्या मान लिया, वी आर एम एस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ नेट फोर्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2 एम वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन एल। ये क्या आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है तो आप एक मॉलिक्यूल के द्वारा जो कंटेनर पे जो प्रेशर लगेगा वो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। यदि आपके पास फोर्स है तो प्रेशर निकाल सकते हो, टेल मी। प्रेशर निकाल सकते हैं ना। प्रेशर क्या होता है, बताया था ना शुरू में पढ़ाया था, गैस का प्रेशर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, देखो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स कितना है बच्चों, 2 एम बाई एल वी आर एम एस का स्क्वायर, है ना, ये फोर्स आया। तो प्रेशर कैसे निकालते हैं, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। हाँ जी सही है जिन्होंने दिया, ठीक है। फोर्स क्या है अपना, 2 एम अपॉन एल वी आर एम एस का स्क्वायर। एरिया कितना होगा बताओ,
फोर्स तो आपके पास आ गया। क्यूब का एरिया कितना होगा बताओ, उसकी लेंथ है एल, एज लेंथ है उसकी एल, एरिया कितना होगा क्यूब का, टेल में कौन से बताएगा एरिया? अब एरिया नहीं निकाल सकते? मुझे पता, फिलहाल हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बाकी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, फिलहाल हम एक मॉलिक्यूल पे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी भी मॉलिक्यूल भी इतना ही प्रेशर लगाएंगे, फिलहाल हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना होगा? अरे कितने सिंपल सी चीज है, आपका क्यूब होता है उसमें कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं ना। एक फेस का एरिया कितना होगा? अरे एल स्क्वायर, तो 6 फेस का कितना होगा? 6L स्क्वायर। इतनी सिंपल सी चीज नहीं आ रही। एरिया कितना होता है? 6L स्क्वायर ना, ये होता है एरिया क्यूब का, 6L स्क्वायर। बताओ इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये ध्यान दो। 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, है ना। तो L नीचे आ जाएगा तो L क्यूब, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा? 1/3, है ना, M VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L क्यूब। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। 2 को आपने 6 से डिवाइड कर दिया 3 बार, तो 1/3 मास VRMS का स्क्वायर, है ना, और L नीचे आएगा तो L क्यूब बन जाएगा। बताओ L क्यूब क्या चीज है यहाँ पे? L क्यूब क्या होगा? L क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा? L क्यूब ही तो होगा, ठीक है। क्यूबिक कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? L क्यूब होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P इक्वल टू M VRMS स्क्वायर अपॉन 3, है ना। L क्यूब को क्या लिख सकते हैं? हम V लिख सकते हैं, वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम को इधर लेके आऊं इस साइड में, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी? PV इक्वल टू 1/3 M VRMS स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन का ये फॉर्मूला आ गया एक मॉलिक्यूल के लिए। ये कौन कितने मॉलिक्यूल के लिए है अभी? फॉर 1 मॉलिक्यूल, है ना। दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए आ गया है ना, एक मॉलिक्यूल के लिए आ गया। अब बताओ एन मॉलिक्यूल के लिए कितना, सॉरी एन मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा? फॉर एन मॉलिक्यूल, फॉर एन मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको एन मॉलिक्यूल के लिए पूछे तो कितना हो जाएगा? पीवी इक्वल टू एक मॉलिक्यूल के लिए कितना है, ये गिवन है ना, तो एन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, एन से, ठीक है, ठीक है, ओके। एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए मुझे, यदि मैं एन मॉलिक्यूल्स के निकालूं, मतलब फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल के निकालूं, फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री में मोल तो आपने पढ़ा होगा। बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक मोल में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल? हरजोत सिंह तेरा ये सही करना, ये तेरी कैमरा ऑन है। पहले मैंने बता दिया तेरे को, अब की बार चांटा मारूंगा खींच के। फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल की कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन ए हो जाएगी ना, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, है ना, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एन ए होते हैं, ठीक है। तो मैं पीवी इक्वल टू क्या लिख दूंगा? हाँ अंकिता सही है बिल्कुल, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3, है ना। एन की जगह क्या लिखूंगा? एन ए लिखूंगा, है ना, एक मोल में एन ए होते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आरएमएस है ना, इसके नीचे है, ध्यान रहे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में नहीं है, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, ठीक है। बताओ ये चीज क्या बन गई, कोई बता सकता है? स्मॉल एम इंटू एन ए। स्मॉल एम है एक मॉलिक्यूल का मास, इसको मैंने एन ए मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एन ए मॉलिक्यूल का मास बन गया। बताओ एन ए मॉलिक्यूल का मास क्या चीज होती है? टेल मी, देखते हैं आपको कितना मोल कंसेप्ट आता है। मॉलिक्यूलर वेट, शाबाश। एन ए मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। मोलर मास क्या होता है? एन ए मॉलिक्यूल का मास होता है
ठीक है, होता है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, कैपिटल एम, मोलर मास, है ना। मोलर मास क्या होता है, देखो एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल एम, तो Na का कितना हो जाएगा, मोलर मोलर मास ही होगा, है ना। मोलर मास क्या होता है एक्चुअली, है ना, Na मॉलिक्यूल का मास। तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगी इक्वेशन, ध्यान रहे, फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, PV इक्वल टू 1/3 मोलर मास हो जाएगा उसकी जगह VRMS का स्क्वायर। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने डेरिवेशन कराया था। ठीक है, अब आपको डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो आपको समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें P क्या होता है, गैस का प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस दिखा देता हूँ, देखो क्या क्या चीज है, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, V क्या है, हाँ मेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, V आपका वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, डेरिवेशन का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। और कैपिटल एम आपका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। ठीक है, VRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका फॉर्मूला आया कहाँ से, ये मैंने आपको बता दिया है। फिजिक्स में आप सेम चीज दोबारा पढ़ोगे, काइनेटिक थ्योरी में सेम फॉर्मूला आपको नवीन सर कराएंगे। फिलहाल मैंने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको करवा दिया है। वैसे तो बाकी तो आप जब पढ़ोगे जहाँ भी आपको डायरेक्ट यही बताया जाएगा। ठीक है, बट मैंने आपको डेरिवेशन भी बता दिया आया कहाँ से। ठीक है, तो डेरिवेशन ऐसा नहीं है कोई एग्जाम में आ जाएगा वैसे आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल आप ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला, और एक मॉलिक्यूल के लिए कितना आया था वो फॉर्मूला। एक मॉलिक्यूल के लिए क्या कितना आया था हमारे पास, है ना। एक मॉलिक्यूल निकालना है तो क्या करोगे, Na से डिवाइड कर दो सीधा इसी फॉर्मूले में। ठीक है, ये Na मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला है, एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, Na से डिवाइड कर दो। ठीक है, या एक मॉलिक्यूल के लिए अभी भी हमने लिखा था PV इक्वल टू 1/3, है ना, स्मॉल m VRMS स्क्वायर। ये एक मॉलिक्यूल के लिए हो गया। ठीक है, जब आप मोलर मास को Na से डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा ना। ठीक है, तो वही चीज है, बस ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड की, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड की। अनमोल प्रीत कौर, अर्पणदीप कौर, जैस्मिन कौर, ऑडियो को आप डिस्कनेक्ट नहीं, कनेक्ट कर लो। ठीक है, अर्पणदीप कौर आवाज आ रही है, सुन रहे कुछ, हर्षदीप सिंह, जैस्मिन कौर। मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करेंगे हम। देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रूट, एक मिनट, रूट मीन, रूट मीन स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम RMS। ठीक है, शॉर्टकट में रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, देखो क्या चीज है। ठीक है, VRMS कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो निकालने का क्या तरीका है, जैसे मान लो आपको एक मॉलिक्यूल की बहुत सारी स्पीड गिवन है। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास मॉलिक्यूल है ना, आपके पास स्पीड है उनकी V1 V2 V3, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करो आप, उल्टा पढ़ो इसको, स्क्वायर करना है आपको, क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आपके पास V1 स्क्वायर कर दिया, फिर V2 स्क्वायर कर दिया, फिर V3 स्क्वायर कर दिया, ऐसे ऐसे चलते चलते आपके पास कितने मॉलिक्यूल है, N मॉलिक्यूल, है ना। उनकी स्पीड का क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया, कर दिया, है ना। देखो उल्टा पढ़ो, स्क्वायर करना है, फिर क्या लेना है, मीन लेना है। मीन जानते हो ना, मीन लेना था ना, कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे, N है ना, कितने मॉलिक्यूल है, N, है ना। देखो V1 V2 V3, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल की, ये सेकंड मॉलिक्यूल की, ये थर्ड मॉलिक्यूल की ना। पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है। मीन का मतलब डिवाइड कर दो किससे, N से। फिर लास्ट में क्या करना है, रूट करना है। तो रूट लेना था ना इसका, अंडर रूट ले लो ऐसे,
ठीक है, इसको बोलते हैं हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, समझ में आ गई आरएमएस? रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपके पास डिफरेंट अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक की स्पीड v1 है, दूसरे की v2 है, ऐसे करते आपके पास n मॉलिक्यूल है ना? तो उनकी वीआरएमएस वेलोसिटी कैसे निकालोगे? दोबारा सुन लो, देखो आपके पास n मॉलिक्यूल है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिनकी स्पीड v1 v2 v3 v4 है ना, vn तक है। अब उनकी आरएमएस स्पीड कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो, एक कंटेनर में गैस के हजारों मॉलिक्यूल है, लाखों मॉलिक्यूल है ना? मान लो n मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो देखो स्पीड कैसे निकालोगे वीआरएमएस, है ना? पहले क्या करो, स्क्वायर करो, ठीक है? तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, है ना, n तक स्क्वायर कर दो, जितने भी मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। फिर क्या ले लो, मीन ले लो। मीन का मतलब समझते हो मैथ्स में, है ना? एवरेज लेना। कितने मॉलिक्यूल है, n, तो डिवाइड कर दो n से, है ना? इसको बोल दिया मीन लेना, ठीक है? n से डिवाइड कर दो। फिर क्या कर दो, रूट ले लो, ठीक है? तो अंडर रूट ले लिया मैंने, ठीक है? तो वीआरएमएस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये समझ में आई ये वाली चीज जो मैंने बताई है आप? जसनदीप सिंह, हाँ जी अंकिता, समझ में आ गई? हर्ष सिंह, लवप्रीत सिंह, अरे सिंपल सी चीज है, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर कर दो, फिर मीन ले लो, फिर रूट ले लो, ठीक है? ऐसे कौन सी बड़ी बात है? जैसे मान लो, देखो सिंपल सी बात है, तो मैं एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन करता हूँ। देखो जैसे मान लो आपके पास तीन मॉलिक्यूल है, उनकी स्पीड है 2 3 4, है ना? ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, सेकंड है, ये थर्ड है। बताओ इनकी वीआरएमएस स्पीड क्या होगी? आपसे पूछे वीआरएमएस स्पीड क्या होगी? क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कितने मॉलिक्यूल है, 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, फिर अंडर रूट ले लिया, क्या बन गई, वीआरएमएस बन गई। बस यही होती है वीआरएमएस स्पीड। ठीक है, जब भी एग्जाम में आए सबसे पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर रूट ले लो, ठीक है? अब कोई बताएगा कि मैंने यहाँ पे इसको वीआरएमएस कैसे मान लिया? देखो यहाँ पे तो 3 से डिवाइड है नहीं, फिर भी मैंने इसको वीआरएमएस ले लिया। बताओ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? मैंने इसको वीआरएमएस स्क्वायर ले लिया ना, देखो स्क्वायर ले लिया तो वो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे मैंने मीन लिया नहीं। क्या मैंने नहीं लिया यहाँ पे मीन? बताइए मुझे। देखो यहाँ पे एक्चुअली में कितने मॉलिक्यूल है ये बताओ, मैं कितने मॉलिक्यूल की बात कर रहा था इसमें, इस डेरिवेशन में फिलहाल कितने मॉलिक्यूल की बात? एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, ठीक है? तो एक एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो डिवाइड करना जरूरी नहीं है ना? एक से डिवाइड करोगे तो इतनी आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने इसको वीआरएमएस स्क्वायर मान लिया था। यहाँ पे आपको लग रहा होगा मीन क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है ना? यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, तो एक से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तभी मैंने वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर को क्या मान लिया, वी आर एम एस के स्क्वायर के बराबर मान लिया ना। यहाँ पे मीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, ठीक है? इस क्वेश्चन में कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? एक ही मॉलिक्यूल के कंपोनेंट लिए थे, एक्स में, वाई में, जेड में, ठीक है? तभी मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड किया। रूट इसलिए नहीं लिया, अरे रूट लेने की क्या जरूरत है, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया ना। अब ध्यान दो, आपको वीआरएमएस का स्क्वायर पूछे तो ये रूट हट जाएगा ना, रूट कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर कर लिया तो। ठीक है, तो देखो क्या फॉर्मूला आया था, पीवी इक्वल टू 1/3 कैपिटल एम वी आर एम एस स्क्वायर आ गया। तो देखो इसको आप सोल्व करो तो वी आर एम एस किसके बराबर होगा, 3 PV अपॉन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी आर एम एस का स्क्वायर। तो वी आर एम एस किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 3 PV अपॉन कैपिटल एम।
ये VRMS वेलोसिटी का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखो पीवी को क्या लिख सकते हैं हम, 1 मोल गैस के लिए पीवी किसके बराबर होता है, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है आपने, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी फॉर 1 मोल गैस, पीवी किसके बराबर हो जाएगा, आरटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे वैल्यू, तो VRMS की दूसरी फॉर्म क्या आ जाएगी, पीवी की जगह में आरटी लिख सकता हूँ अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या क्या है यहाँ पे, मोलर मास, आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। समझ गए आप, बताओ इस फॉर्मूले से डेंसिटी की फॉर्म ला सकता हूं मैं, बताओ इसको डेंसिटी फॉर्म में लिख सकते हैं VRMS को, हाँ कि ना, यस, कैसे, हाउ, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी वाली इक्वेशन क्या होती है, PM इक्वल टू DRT, यही होती है। तो डेंसिटी क्या होती है, PM अपॉन RT, है ना, यही होगी ना, डेंसिटी क्या होगी, PM अपॉन RT, या तो इस हिसाब से लिख लो, या हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, हाउ, कैसे देखो, आप क्या कर दो, इस वॉल्यूम को क्या ले आओ, मोलर मास के नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, VRMS इक्वल टू √3P M/V, है ना, M/V लिख दो। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, तो आ जाएगी आपकी यहाँ पे डेंसिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी की फॉर्म में। ठीक है, ये आप इससे चेंज कर लो। ठीक है, तो ये जो VRMS के जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं वो आप सबको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, कल आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके आना है सबको। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ना है इनको। फिलहाल हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करें।